तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने वाले में अभी देखिए, आपका 6 पार्ट हो चुका है। संकल्प सीरीज का 6 पार्ट हो चुका है, मतलब 120 क्वेश्चन एमसीक्यू का ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अगर एक सब्जेक्ट का माने तो 30-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करेंगे हम क्या, संकल्प सीरीज का पार्ट नंबर 7। संकल्प सीरीज का कौन पार्ट स्टार्ट करेंगे अभी? पार्ट नंबर 7। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 8। उसके बाद हमारा संकल्प सीरीज खत्म हो जाएगा। 11:30 से आज परीक्षा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट वालों की, पॉलिटेक्निक की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें पता ही होगा क्या कराते हैं हम। इसमें 5 एमसीक्यू हर चैप्टर सॉरी हर सब्जेक्ट से कराते हैं। मतलब एक पार्ट में 20 एमसीक्यू कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम क्या, संकल्प सीरीज का, संकल्प सीरीज का पार्ट नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, बोथ सर्किट, नन। तो आपको देखिए, जो आपका वायर होता है उसी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो वायर आपका कैसा होता है, क्लोज होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोज सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा पास होता है, क्लोज सर्किट द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट एंड ए वोल्टेज सोर्स व्हिच इज सॉल्व्ड थ्रू स्पेसिफिक थ्योरम। तो उस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, जिससे द्वारा एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के वोल्टेज को सॉल्व किया जाता है उस सर्किट में, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, इन चारों में से ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ओम्स लॉ मेटेलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। मेटलिक कंडक्टर के लिए उनका जब टेम्परेचर लो हो। ठीक है, मेटलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन चारों में से ओम लॉ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ सेमी कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सेमी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेस्टिविटी पे वायर डिपेंड ऑन। तो आपको पता होगा रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये एरिया लेंथ रेजिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता है, ये बस नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है। किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसीडी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस का सवाल है। द कंपोनेंट व्हिच, देखिए दो तरह के कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में। तो एक होता है पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। देखिए पैसिव कंपोनेंट वो होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, और एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जो एनर्जी को सप्लाई करता है। तो सप्लाई एनर्जी करने का काम किसका रहता है, एक्टिव कंपोनेंट का। इसमें बताना है कि ये तीन पैसिव कंपोनेंट के एग्जांपल क्या हैं। तो देखिए, जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उन्हें पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों एनर्जी को कंज्यूम्ड करते हैं। क्या करते हैं, तीनों एनर्जी को कंज्यूम्ड करते हैं, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, आल हो जाएगा पैसिव कंपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है, कि एसी को किस में बदलता है, डीसी में। तो इसका नाम है रेक्टिफायर। क्या है, रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए द डिवाइस विच एल्स इन इंक्रीज सिग्नल लेवल आर वोल्टेज और पावर और सर्किट। तो या सिग्नल बढ़ाने के काम में क्या, सिग्नल बढ़ाता है, या वोल्टेज बढ़ाता है, या पावर बढ़ाता है। इन तीनों को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन तीनों को बढ़ाने के लिए हमारे पास एम्पलीफायर है। क्या है, एम्पलीफायर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला, नीचे दिए गए विकल्प में से किसका प्रयोग बांधित आवृत्ति की विद्युत तरंगों की उत्पत्ति के लिए की जाती है। तो देखो, बांधित आवृत्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जो बांधित आवृत्ति को क्या करता है, बांधित आवृत्ति के उत्पन्न के लिए की जाती है, तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है ऑक्सीलेटर। क्या है, ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर। ठीक है, ऑक्सीलेटर। अब आगे ऑक्सीलेटर दो प्रकार हो जाएंगे, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। चलिए फिजिक्स के स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मतलब वीबी की वैल्यू एसआई के लिए कितनी होगी। ठीक है, तो 0.7 कितना होगी, 0.7 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पावर रेक्टिफायर। पावर रेक्टिफायर में किसका यूज होता है? तो पावर रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन का यूज होता है। किसका? पीएन जंक्शन का। आगे बढ़ते हैं। इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज एट विच इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड करंट बिकम नॉन जीरो। फॉरवर्ड करंट बिकम नॉन जीरो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस बोले को बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या? नी वोल्टेज। ठीक है, फॉरवर्ड बायस जहां पे नॉन करंट मतलब जीरो ना हो। चलिए चौथा क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी 80% होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर की 40% होती है। ठीक है, 80%। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, देखिए विड्थ ऑफ फ्रिंज डब्ल्यू से डिनोट होता है, इसको कहते हैं क्या? विड्थ ऑफ फ्रिंज होता है डी। विड्थ ऑफ फ्रिंज होता है डी लेमडा बाई डी, ये होता है विड्थ। क्या होता है? विड्थ फ्रिंज। और जब एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई डी। तो डब्ल्यू बाई डी मतलब डब्ल्यू का वैल्यू क्या रखेंगे? डब्ल्यू का वैल्यू रखेंगे आप डी लेमडा बाई डी। डी लेमडा बाई डी और नीचे आपका डी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल डी हो जाएगा और ये डी से डी कट जाएगा तो एंगुलर विड्थ आ जाएगा लेमडा बाई डी। और या तो डब्ल्यू बाई डी बोलिए या तो लेमडा बाई डी बोलिए। समझ में आया? मतलब थीटा की वैल्यू या तो डब्ल्यू बाई डी बोलिए या तो थीटा की वैल्यू आप लेमडा बाई डी बोलिए। ये देखो लेमडा बाई डी और डब्ल्यू बाई डी दोनों आंसर सेम होगा, मतलब आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखिए अब देखिए अभी मैंने जो पिछला पांचवा छठवां लिया था पार्ट संकल्प सीरीज का, उसमें मैंने 2D ज्योमेट्रिक क्वेश्चन कराए थे। किसके? 2D ज्योमेट्री के। और आज का जो लेंगे इसमें 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ना वहां पे देखे थे आप 2 पॉइंट देता था x1 y1 x2 y2, तो वहां पे डिस्टेंस फॉर्म लगाते थे। देखिए जब यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, मतलब अगर 3 पॉइंट को हम ऐसे मान लें कि ये क्या दिया है? x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सी वालों की, सी की हमको जरूरत नहीं है। चलो तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना है, देखो x के बराबर क्या हो जाएगा? अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ बताइए आप, हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना तो आप 2D में भी करते थे। अब बस जोड़ना क्या रहेगा? z2 - z1। ये फॉर्मूला आपको याद रखिए। वहां पे बस 2 पॉइंट था इसलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट है इसलिए z2 - z1 का होल स्क्वायर रहेगा। जितना आएगा आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। देखिए किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है 3, 2, 3 और -6। ये क्या दिया है? डायरेक्शन रेशियो। क्या दिया है? डायरेक्शन रेशियो। हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब डायरेक्शन रेशियो गिवन होता है, जब किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन होता है, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए? इसका 4 आएगा, 4 3 का 9 आ जाएगा और 6 का 36 आ जाएगा। ठीक है, 6 का 36। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 49 आएगा। कितना आएगा? अंडर रूट में 49 आएगा। कितना? 49। ठीक है, 49 आएगा। 49 का अंडर रूट की वैल्यू कितनी है? 7। मैग्नीट्यूड इसका कितना है? मैग्नीट्यूड इसका कितना आया? 7। कितना आया? 7। इसका जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आया 7 आ गया। तो आप डायरेक्शन रेशियो को, जो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया है कितना? 2, 3 और -6, ये जो दिया है आपको, इन तीनों को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 2/7, 3/7, -6/7। ठीक है, यहाँ ये आंसर आपका आना चाहिए था पर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज और बोला है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल पे आपको फाइंड करना था। आप ध्यान दीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल कॉस के लिए कब होगा? कॉस थीटा ऑब्ट्यूज के लिए हमेशा लेस देन जीरो, लेस देन क्या होगा? थीटा। देखिए जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा के लिए कॉस की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में आएगी। इसलिए जो यहाँ पे प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस से प्लस करते हैं, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -2/7। ठीक है, और -3/7, और जो माइनस है उसको प्लस कर दो 6/7। ठीक है, 6/7। यहाँ पे देखिए कोई मिल रहा है 6/7, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है अल्फा बीटा गामा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे ये रिस्पेक्टिवली बना रहे हैं। तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी? तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। 2D में क्या होता था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बताऊं तो आपको एक फार्मूला याद है, आपको फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा मान लीजिए। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर यही होता था, 2 cos, सॉरी, एक मिनट रुकिए। देखिए, जो कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती थी वही होती थी कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देखिए ये होता थी cos 2 थीटा की वैल्यू, लेकिन हमको निकालनी किसकी है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो ये 1 को इधर भेजना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। और देखिए हमको केवल कॉस इसकी निकालनी है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। आप ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा जहां पे वहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा रखिए, एक बार बीटा रखिए, एक बार गामा रखिए, तो आपका आंसर आएगा। देखिए मैं कैसे अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यही लिखा था इक्वल टू 1 ना। तो इसके जगह अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक बार थीटा की जगह अल्फा रखेंगे तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1 + cos 2 अल्फा/2। ये किसकी आ गई वैल्यू, ये आएगी आपकी अल्फा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये आएगी आपका 1 + ये आएगी आपका 1 + cos2 बीटा/2, ठीक है। इसी तरह अगर आप गामा का लिखेंगे तो गामा का आएगा 1 + cos2 गामा/2, ये आ जाएगा, ठीक है। रुकिए इरेज करके बताते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे अब ये सब आ गया ना, तो देखिए ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे 1 पहले से है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा 1 + cos2 अल्फा, फिर 1 + cos2 बीटा, फिर क्या बचेगा +1 + cos2 गामा। देखिए 2 उधर चला गया तो इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, 1 1 और 1 3 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू अगर हम कॉस कॉस 2 अल्फा, cos2 बीटा, cos2 गामा की वैल्यू देखें तो 2 में से -3 घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा है, वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा है, तो आप जानते हैं जब भी अगर वाई एक्सिस पूछे तो केवल वाई एक्सिस में कुछ नंबर रहेंगे, बाकी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस 0 हो जाएंगे। जिसका पूछता है उसमें नंबर रहेगा और जिसका नहीं है उस 0 0 हो जाएगा। मतलब इसका सही इक्वेशन हो जाएगा एक्स 0 हो जाएगा और जेड 0 हो जाएगा, मतलब सेकंड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ना डिस्टेंस बताना है, मतलब आपकी डी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए पहली बात तो ये जो आई लिखा है यहाँ पे जे होगा, ठीक है, IJK होता है, ठीक है। इस तरह से ये गलत दिया है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखिए आर हो जाएगा ना, तो इन तीनों का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 इसका 7 आएगा। कितना मैग्नीट्यूड आएगा, 7 आएगा। तो इनका 2/7 प्लस 3/7 -6/7 के आपका सही आर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 है तो उसको भी 2/7, ठीक है। अब देखिए अगर आप फार्मूला अगर नहीं जानते हैं, जान लीजिए कि ये जो होता है यही आपका डिस्टेंस होता है, लेकिन कब, जब जीरो के जब उधर जाए, जब यहाँ पे हो तभी डिस्टेंस होता है। तो ये 2/7 को उधर भेजेंगे तो -2/7 हो जाएगा, -2/7 हो जाएगा ना। 2/7 को उधर भेजेंगे तो -2/7 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस आपको प्लस में रखना है। तो अगर आप इधर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये सब आपका माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएंगे और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, 2/7। चलिए तो ये आपका खत्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका पार्ट नंबर 7, कौन सा पार्ट खत्म हुआ है अभी, 7 पार्ट संकल्प सीरीज का खत्म हो गया, ठीक है।